नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और उत्तर प्रदेश में 96,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत 5वीं पीढ़ी के 5 प्रकार के युद्धक विमान विकसित करेगा। बाद में इसका श्रृंखलाबद्ध उत्पादन शुरू होगा। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में 900 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की। सत्यापन के बाद वापस भेजा जाएगा। अमेरिका की अदालत ने ट्रंप प्रशासन के शुल्कों को खारिज किए जाने के एक दिन बाद अस्थायी रूप से बहाल किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालीफायर मुकाबले में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और उत्तर प्रदेश में 96,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए आज कई सड़क और रेल संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 5500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 पर 4 लेन वाले पटना गया डोभी राजमार्ग का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर गोपालगंज शहर में 249 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने 4 लेन वाले एलिवेटेड हाईवे का भी लोकार्पण करेंगे। पटना गया डोभी राजमार्ग बिहार की राजधानी पटना से तीर्थ नगरी गया जी के बीच सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना पर 1300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। श्री मोदी बिक्रमगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की बिहार में ये पहली जनसभा होगी। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आज दोपहर कानपुर में 47,600 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश दौरे की जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता ओम अवस्थी। प्रधानमंत्री आज 2,120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन खंड का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 8,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 660 मेगावाट की पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश की ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना की 3 660 मेगावाट की इकाइयों का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे बिजली आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके अलावा श्री मोदी जिन परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे उनमें बिनगवा में 40 MLD क्षमता वाला ट्रीटमेंट प्लांट, गौतम बुद्ध नगर में 220 और 132 केवी सब स्टेशन, कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक सुधार और नगरीय सेवाओं से जुड़ी अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदन योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल रात जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, गृह सचिव गोविंद मोहन और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल दुल्लू भी मौजूद थे। सुरक्षा समीक्षा बैठक में आतंकवाद विरोधी अभियानों और 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की आशंका को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 10 बजे पुंछ के लिए उड़ान भरेंगे, जहां वे गोलीबारी से पीड़ित लोगों से मिलेंगे और नुकसान का आकलन करेंगे। माना जा रहा है कि गृह मंत्री प्रभावित लोगों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा भी कर सकते हैं। श्री अमित शाह पुंछ शहर के बाहरी इलाके खानेतर में अपने यूनिट मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल के जवानों और डाक बंगला में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित परिवारों को भी संबोधित करेंगे। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रडार को चकमा देने वाले 5वीं पीढ़ी के 5 प्रकार के युद्धक विमान विकसित करना चाहता है। कल नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में बने उत्पादों को बढ़ावा देना राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कार्रवाई में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री सिंह ने कहा कि युद्धक विमानों के प्रोटोटाइप विकसित करने के काम में पहली बार निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाया जाएगा।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एमका प्रोजेक्ट को, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाने का प्रोजेक्ट है, उसको आगे बढ़ाने की एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 प्रोटोटाइप डेवलप करने की योजना है, जिसका बाद में सीरीज प्रोडक्शन होगा। भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान शांग्रीला संवाद में भाग लेने के लिए आज से सिंगापुर के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस संवाद का आयोजन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा किया जा रहा है। शांग्रीला संवाद एशिया का प्रमुख रक्षा और सुरक्षा सम्मेलन है। इस संवाद में 40 देशों के नेता और सैन्य प्रमुख भाग लेंगे। मंगोलिया की राजधानी उलान बतोर में भारत और मंगोलिया के बीच कल से सैन्य अभ्यास शुरू हो रहा है, जो 13 जून तक चलेगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों में अर्ध पारंपरिक सैन्य अभियान के लिए तालमेल बढ़ाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे लगभग 900 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है। सत्यापन के बाद इन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में विशेष आयुक्त देवेंद्र चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले को ध्यान में रखते हुए अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को वापस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। पिछले 6 महीने के दौरान भारत सरकार की पुश बैक रणनीति के अंतर्गत दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे लगभग 700 प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। लद्दाख के लेह जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने वैज्ञानिकों के 4 दल बनाए हैं। ये दल लेह जिले के प्रत्येक गांव का दौरा करेंगे और प्रतिदिन 300 किसानों के साथ बातचीत करेंगे। 12 जून तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जिले में 4,500 लाभार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में उच्च स्तरीय चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया की राजधानी बोगोटा पहुंचा। श्री थरूर ने कहा कि पाकिस्तान में प्रतिबंधित सूची में शामिल आतंकवादियों में से एक के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के वरिष्ठ सैन्य और पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराध करने वाले आतंकवादियों और उन्हें धन उपलब्ध कराने, प्रशिक्षित करने, हथियार देने और सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने वालों के बीच मिलीभगत को दुनिया देख रही है। There was a well-publicized funeral of one of the terrorists on the sanctions list, and you will be interested to see that funeral was attended by uniformed senior military and police personnel from Pakistan. That is the extent of complicity that we are seeing between the terrorists who perpetrate crimes of this nature and those who finance, guide, train, arm and equip them and who provide them safe haven to continue their training and their other awful deeds. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित संपूर्ण राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि स्वरूप एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को याद कर रहे हैं। 1935 में पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया 1957 में एक गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए। कैप्टन सलारिया ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की भारतीय टुकड़ी के साथ दिसंबर 1961 में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। कांगो से बेल्जियम के लौट जाने के बाद से वहां गृह युद्ध छिड़ गया था और व्यवस्था बहाल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया। जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अलगाववादी कटंगा बलों की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए कदम उठाया तो उनके नेता मोइज सोम्बे ने संयुक्त राष्ट्र कर्मियों के खिलाफ हिंसा बढ़ा दी। 5 दिसंबर को कैप्टन सलारिया ने एक पलटन का नेतृत्व करते हुए एलिजाबेथ विले एयरफील्ड के निकट एक स्थिति को सुदृढ़ किया, जहां कटंगी सैनिकों ने 2 बख्तरबंद कारों और लगभग 90 सैनिकों द्वारा एक मजबूत नाकाबंदी स्थापित की थी। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया और उनके साथियों ने संगीनों, खुखरी,
हथगोले और रॉकेट लॉन्चर के साथ हमला करते हुए दुश्मन के 40 लोगों को मार गिराया। कैप्टन सलारिया और उनके साथियों ने बख्तरबंद वाहनों को भी नष्ट कर दिया, जिससे बाकी लोग घबराकर भागने के लिए मजबूर हो गए। दुश्मन की गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन सलारिया अंत तक लड़ते रहे। उनकी निर्णायक कार्रवाई ने एलिजाबेथ विले में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की घेराबंदी को रोका और लड़ाई का रुख मोड़ दिया। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को उनके अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ऑपरेशन शील्ड के तहत पंजाब में कल मॉक ड्रिल किया जाएगा। होमगार्ड के विशेष महानिदेशक संजीव कालरा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। ये मॉक ड्रिल किसी भी हमले से बचने के अभ्यास के तौर पर गृह मंत्रालय के आदेश पर किया जा रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए शुल्क को फिलहाल बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं। एक दिन पहले ही एक व्यापारिक अदालत ने इन शुल्कों को तुरंत रोकने के आदेश दिए थे। अदालत ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की अपील पर विचार करने के लिए निचली अदालत के आदेश को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल पीबी शब्द ने यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स और वीडियो संपादकों को निःशुल्क सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित किया है। पीबी शब्द कॉपीराइट मुक्त, प्रामाणिक और उपयोग में सुरक्षित सामग्री के लिए एक उत्कृष्ट स्रोत है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तटीय कोलकाता, केरल और माहे में आज मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 7 दिन के भीतर इसी तरह का मौसम बना रहने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। आईपीएल T20 क्रिकेट में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालीफायर में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता में आज एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष युगल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी गोह से फी और नूर इजुद्दीन से खेलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद विशाल। भारत द्वारा पाकिस्तान का बातचीत का प्रस्ताव ठुकराने को आज के सभी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, भारत ने शहबाज की वार्ता पेशकश को फिर ठुकराया, कहा पहले आतंकियों को सौंपें। विदेश मंत्रालय ने कहा जम्मू कश्मीर पर कोई भी बातचीत सिर्फ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को लौटाने पर होगी। पीओके खुद बनेगा भारत का हिस्सा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान को पंजाब केसरी ने दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द राष्ट्रीय सहारा में है। पश्चिम बंगाल की जनसभा में पीएम ने कहा हमने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर 3 बार मारा। चुनौतियों के बावजूद सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा भारत। भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के हवाले से अमर उजाला लिखता है वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे, बेहतर वित्तीय क्षेत्र और सतत विकास का मिलेगा लाभ। धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और उत्तर प्रदेश में 96,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत 5वीं पीढ़ी के 5 प्रकार के युद्धक विमान विकसित करेगा। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में 900 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की, सत्यापन के बाद वापस भेजा जाएगा। अमेरिका की अदालत ने ट्रंप प्रशासन के शुल्कों को खारिज किए जाने के एक दिन बाद इसे अस्थायी रूप से बहाल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।